आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिक यंत्र। और प्रकाशिक यंत्रों को पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंटों को समझ लेना चाहिए। वो छोटे छोटे पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है और आप इसको देख रहे हैं दूर से, तो वो आपकी आंख पर एक कोण बनाती है, उसको कहते हैं विजुअल एंगल, दृश्य कोण। तो मान लीजिए यहां से आप देख रहे हैं, तो ये जो एंगल आपकी आंख पर बन रहा है ये हो गया विजुअल एंगल। इसी चीज को थोड़ा सा और समझिए। मान लो सेम हाइट की आपने तीन वस्तुएं ली, तीन या उससे ज्यादा, हाइट सेम है और आप उनको कहीं दूर से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, तो वो तुम्हें कैसी दिखती है? यानी वो तो बराबर साइज की है, लेकिन वो आपको अलग अलग साइज की दिखेंगी। क्यों दिखती है अलग अलग साइज की? क्योंकि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है वो आंख पर जो एंगल बना रही है वो इतना है, लेकिन ये वाली ऑब्जेक्ट जो आंख पे एंगल बनाएगी वो थोड़ा कम हो जाएगा, और दूर वाली जो एंगल बनाएगी वो और भी कम हो जाएगा। तो कोई भी वस्तु कितनी बड़ी दिख रही है वो डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर। जो वस्तु पास होगी वो बड़ा कोण बनाती है, इसलिए बड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि वस्तुएं सेम साइज की है, लेकिन जो पास में है वो बड़ा कोण बना रही है तो बड़ी दिख रही है, और जैसे जैसे दूर है वो कोण छोटा बनाती है तो छोटी दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, कुछ चीजें और हमें समझनी है नॉर्मल आइज के लिए। जैसे ये व्यक्ति की, मान लीजिए सामान्य व्यक्ति की आंख के लिए आप बात कर रहे हो और आप यहां से देख रहे हो, तो एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं निकट पॉइंट, नियर पॉइंट, निकट बिंदु, और एक होता है दूर बिंदु। दूर बिंदु और निकट बिंदु का मतलब है कि अगर वस्तु निकट बिंदु पे रखी है, यानी निकट ऐसा बिंदु जहां तक की रखी हुई वस्तु को आप क्लियर देख सकते हो, और ऐसे ही आगे चल के दूर बिंदु, मान लीजिए ये दूर बिंदु है। जैसे मान लो बुक है हमारी, अब बुक है, बुक को मैं पढ़ने ला रहा हूं और पास लाता जब बात ऐसे रख दूं, अब कौन पढ़ो? नहीं पढ़ सकते ना, या पढ़ेंगे तो स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, और हम बिना स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, आंखों पर बिना जोर के बात कर रहे हैं, तो उसकी एक न्यूनतम दूरी होती है, उस दूरी को कहते हैं निकट बिंदु। सामान्य आंख के लिए और एडल्ट के लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर। हालांकि बच्चों के लिए कम होता है, बच्चों के लिए ये 10-12 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि एक्चुअल में है क्या, आंख के अंदर लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन वो लेंस कांच का नहीं है, वो मसल्स का बना हुआ है। इसका मतलब उसके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी फोकस दूरी को कम और ज्यादा कर सकता है। तो जब बच्चे होते हैं, एज कम रहती है, तो मसल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी तो वो अपनी फोकस दूरी को बहुत ज्यादा चेंज करने की क्षमता रखता है, इसलिए वो और कम तक का देख सकता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, मसल्स हार्ड होती चली जाती है, हार्ड होती चली जाती है। इसका मतलब अब उसके अंदर, लेंस के अंदर जो क्षमता है अपनी फोकल लेंथ को चेंज करने की, वो कम होती चली जाती है। और जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो लेंस हार्ड हो जाता है, मसल्स अब उतना काम नहीं करती, न तो उस व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है और न पास का दिखाई देता। क्यों? क्योंकि अब उसके आंख के लेंस की फोकल लेंथ जो है वो जरूरत के हिसाब से चेंज नहीं हो पा रही है। तो मेन बात यह है कि सामान्य आंख जो होती है वो बिना स्ट्रेस के पास में जहां तक की वस्तु को देखती है उसको तो कहते हैं निकट बिंदु, और जहां दूर की वस्तु को देखती है उसको कहते हैं दूर बिंदु। और ये दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत। अब अनंत की कोई ऐसी नहीं है भाई कि अनंत का मतलब क्या है। अब आपको स्टार भी दिख रहे हैं, आप रात में देखते हो तो स्टार भी तुम्हें दिख रहा है, अनंत तक का दिख रहा है। आप इधर नजर डाल रहे हो तो बहुत दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ दिख रहे हैं वहां तक के। इसका मतलब दूर बिंदु कहां पर होता है? अनंत। और निकट बिंदु कहां होता है? 25 सेंटीमीटर। और इसको आप एक तरह से डिस्टिंक्ट विजन भी बोल देते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो डी इक्वल टू डी, आप इसको तो दोनों तरह से याद रखिए कि सामान्य आंख के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन
और दूसरा निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। अब यह बात आती है रेंज ऑफ विजन, यानी दृश्य परास क्या है। रेंज ऑफ विजन, रेंज का तो कहां से कहां तक का दिख रहा है, तो भाई यही तो रेंज है। इसका मतलब निकट बिंदु से और दूर बिंदु के बीच का जो भी है वो उसके लिए क्या हो गया, रेंज ऑफ विजन हो गया। एक शब्द और आता है, उसको कहते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता ऑफ आई लेंस, एक्यूमेंटेशन पावर ऑफ आई लेंस। तो अभी अभी जो मैं बता रहा था कि जरूरत के हिसाब से आंख का जो लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। तो आंख के लेंस की ये जो क्षमता है अपनी फोकस दूरी को कम और ज्यादा करने की, उसको कहते हैं समंजन क्षमता, एक्यूमेंटेशन पावर। तो हमें ये 3-4 पॉइंट ध्यान रखने हैं क्योंकि इनकी जरूरत हमें पड़ सकती है। एक निकट बिंदु क्या होता है, यानी स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है। एक दूर बिंदु क्या होता है, रेंज ऑफ विजन क्या है और समंजन क्षमता क्या है। बाकी फिर हम बात करते हैं अपने प्रकाशिक यंत्रों की। और देखिए ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाशिक यंत्रों में से 95% एक क्वेश्चन बन जाता है। और वो प्रकाशिक यंत्र है क्या, पहला आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तीसरा खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लेकिन खगोलीय दूरदर्शी दो तरह की होती है, तो मैं दोनों तरह की बताएंगे। तो खगोलीय दूरदर्शी, अब इसमें दो तरह के कौन से होते हैं, एक तो हो जाता है इसमें उसको बोल देते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग का मतलब अपवर्तक दूरदर्शी और एक परावर्तक दूरदर्शी। तो एक तो अपवर्तक और दूसरी परावर्तक। इसके जैसा नाम लग रहा है ना अपवर्तक और परावर्तक, उससे आप उसको क्लियर भी कर सकते हो। यानी एक दूरदर्शी तो ऐसी है कि उसमें अपवर्तन होता है और अपवर्तन होता है लेंसों में, और एक दूरदर्शी ऐसी उसमें परावर्तन होता है और परावर्तन होता है दर्पण में। इसका मतलब कहीं ना कहीं परावर्तक दूरदर्शी का मतलब है उसमें लेंस की जगह पे दर्पण का यूज किया गया है, मिरर का यूज किया गया है। लेकिन उस चीज को हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे समझ जाएंगे। तो कुल मिला के देखिए बेटा, ये जो 3 टॉपिक हैं आपके, 3 में 4 कह लो क्योंकि दूरदर्शी 2 टाइप की हो जाएंगी, तो 4 जो टॉपिक हैं इनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बन जाती है 95%। ठीक है, तो हम इन टॉपिकों को अच्छी तरह से जरूर तैयार करेंगे और अब एक एक करके 4 टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी कोई नई चीज नहीं है, ये आपके द्वारा पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक है। क्या है, आप लोगों को ध्यान हो तो लेंसों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना आपने पढ़ा है। आपने उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों के बनने की कंडीशन पढ़ी थी, दर्पणों से भी पढ़ाई, लेंसों से भी बताई। लेंसों से जो कंडीशन थी वो कितनी थी, अगर उत्तल लेंस की बात करें तो 6 कंडीशन थी, और उत्तल लेंस में पहली जो 5 कंडीशन थी वहां पर तो प्रतिबिंब बनता था वास्तविक, लेकिन जो 6वीं कंडीशन थी, यानी जब वस्तु को उसके फोकस के अंदर रख देते थे तो प्रतिबिंब बनता था आभासी। तो वास्तव में हम उसी कंडीशन का यूज कर रहे हैं और एक सिंपल उत्तल लेंस को ही कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। यानी कम फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस होता है वही हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो बच्चे आपके घर में परिवार में, मान लीजिए कोई बच्चा बायोलॉजी पढ़ता है तो बायोलॉजी वाले बच्चों का एक डिसेक्शन बॉक्स होता है। उनको आजकल तो पता नहीं है परमिशन है कि नहीं, पहले तो छोटे थे हम तो 10वीं क्लास में ही मेढक वगैरह काट करके पूरा डिसेक्शन करते थे उसका। तो ऐसे जो बच्चे बड़े हैं बायोलॉजी वाले होंगे तो वो डिसेक्शन बॉक्स होता है उनका, उसमें सब चीज़ रहती है काटने के लिए, वो पूरा उस तरह टाइप का, और उसे लगाने के लिए पिन वगैरह होती हैं। उसमें एक लेंस और होता है और वो लेंस इस तरह का होता है, ये उत्तल लेंस है, इसका एक फ्रेम होता है, फ्रेम प्लास्टिक का या स्टील का हो सकता है, और उसे पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा होता है।
अगर आपने डिसेक्शन बॉक्स में न देखा हो तो जो घड़ी का काम करते हैं उनके पास देखा होगा। घड़ी का काम करने वाले होते हैं क्योंकि घड़ी के पुर्जे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनको ऐसे देख करके वो देखते हैं। या फिर सोना चांदी का काम करने वाले होते हैं उनके पास भी होता है, उसको देख करके। या फिर बैग वगैरह होते हैं, मोती जला निकल आया, खसरा वगैरह है कि नहीं, तो उसको देखने के लिए भी उसका काम करते हैं। तो वो क्या है, वो आपका उत्तल लेंस है। तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग का मतलब छोटे को बड़े दिखाने वाला, ठीक है। तो इसको हिंदी में आवर्धक लेंस भी बोल देते हैं। तो क्या है ये, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस या आवर्धक लेंस। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई तुमसे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूछे तो बस आप ये बता दोगे कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं या फिर आवर्धक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि मान लीजिए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका रे डायग्राम बनाइए, किरण आरेख बनाइए, और किरण आरेख बनाने के बाद इसकी मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ये 3 चीजें होंगी। इसका मतलब अब पहले हम इसका रे डायग्राम की बात करें, और रे डायग्राम आपका बनाया हुआ है। जो छठवीं कंडीशन थी, जब वस्तु को आपने फोकस के अंदर रख दिया था, उस समय जो प्रतिबिंब बन रहा था वही छठवीं कंडीशन था, इसका रे डायग्राम होगा, ठीक है। लेकिन यहां जो रे डायग्राम होते हैं वो 2 तरह के रे डायग्राम बनाते हैं हम। एक तो ऐसे रे डायग्राम देते हैं जब प्रतिबिंब बन जाए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कैपिटल डी पर। अब वो शब्द आ गया कि नहीं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी, जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, और दूसरा प्रतिबिंब बन जाए अनंत पर। यहां पर तुम्हें ये चीज क्लियर रखनी होगी, अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है तो वस्तु को फोकस पर रखना होगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में उसने कह दिया पहले से कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है वो वाला रे डायग्राम बनाओ, और आपने फोकस के अंदर रख दिया तो वो अनंत पर बन ही नहीं पाएगा। भाई अनंत पे तो तब बनेगा जब फोकस पर रखोगे। इस बात का आपको ध्यान रख करके काम करना है, ठीक है। तो हम जो लेकर के चल रहे वो हम डी पर प्रतिबिंब बनाने वाला रे डायग्राम लेकर के चल रहे हैं। तो क्या ले लिया, एक उत्तल लेंस ले लिया, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ले लिया। ये हो गया उसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में ये आपने एक लाइन खींच दी, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया सी। प्रकाशीय केंद्र सी के बाद ये हो गया आपका कम फोकस दूरी है तो F2, और इधर ये हो गया F1। बराबर बराबर दूरी पर रहते हैं F2 और F1। अब आपने क्या किया, यहां पर वस्तु रख ली, ये कोई वस्तु आ गई आपकी। अब ध्यान दो बेटा, AB, ये AB वस्तु हो गई, और इसका प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के हमारे वही नियम है, समांतर जाने वाली किरण द्वितीय फोकस से चली जाएगी। तो समांतर प्रकाश की किरण जा रही है ये वाली, और वो द्वितीय फोकस से चली जाएगी। एरो का साइन जरूर लगाएं रेंज में। दूसरा, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण जो है वो सीधी चली जाती है। आपको साफ दिख रहा है कि आगे चल के तो ये डाइवर्स दिख रही है, इसका मतलब आगे नहीं मिलेंगी। आगे नहीं मिलेंगी तो फिर आप इनको पीछे की तरफ डॉट डॉट करके बढ़ाओगे, और पीछे की तरफ जहां पर मिल जाए वहां पर आप इनको मिला दोगे। तो पीछे की तरफ आपने इनको डॉट डॉट करके बढ़ाया, और जहां मिल गई वहीं पर आपने प्रतिबिंब बना दिया A डैश और ये B डैश। प्रतिबिंब कैसा बन गया, आभासी, सीधा, बड़ा। अब प्रतिबिंब बन गया, लेकिन अब यहीं पे ध्यान देना है, ये जो प्रतिबिंब है ये हमने कैपिटल डी पे माना है कि ये डी डिस्टेंस पे बन रहा है। अगर ये प्रतिबिंब तुम्हें अनंत पर बनाना होता, मान लीजिए वहां पर क्वेश्चन आ जाता कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है वो वाला रे डायग्राम बनाओ, तो फिर आप इस वस्तु को यहां पे न रख के यहां रखते F1 पर। बात समझ में आ गई कि नहीं? जब आप इस वस्तु को F1 पर रखते तो ये जो किरणें हैं ना, ये डाइवर्ज जैसी नहीं लगती बल्कि ये समांतर हो जाती, ठीक है।
और समांतर हो जाती है तो समांतर होने वाली किरणों को भी पीछे डॉट करके बढ़ाते तो वो भी अनंत पर जाकर के मिल जाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप एग्जाम में ये वाला फिगर बना करके आओगे और हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये कैपिटल T डिस्टेंस है। तो ये हमारा रे डायग्राम बन गया। इधर ये हमारी आंख है, यहाँ से हम देख रहे हैं, इधर आंख है, ये इधर से आप इसको देख रहे हैं। यानी C जो होता है, C जो प्रकाशीय केंद्र एक तरह से ऐसे करके देख रहे हैं, वही उसी पर जगह पर आप आंख मान करके चलते हैं। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है ये बात आपकी समझ में आ गई। दूसरी बात, उसका किरण आरेख कैसे बनाना है वो बात आपकी समझ में आ गई। डी डिस्टेंस पे, डी दूरी पे बनाना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, तो ये हो गया। अनंत पे बनाना है तो फोकस पे रख करके उसको पैरेलल दिखा दोगे, वो वाली बात समझ में आ गई। अब रह गई हमारी आवर्धन क्षमता। यानी अब हम आवर्धन क्षमता के लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा की बात करनी होगी। देखिए, अलग अलग प्रकाशिक केंद्रों की आवर्धन क्षमता की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपस में वो मेल खाती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हम आवर्धन क्षमता को समझेंगे। आवर्धन क्षमता में दो चीजें होती हैं। एक, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। लेकिन अगर मान लो सूक्ष्मदर्शी ऐसी है उसमें एक से ज्यादा लेंस है तो प्रतिबिंब भी एक से ज्यादा बनेंगे, तो वहां पर होता है अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। लेकिन यहां तो एक ही प्रतिबिंब है तो सिंपल कह देंगे प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। और दूसरा क्या होता है सर? वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। लेकिन वो एक कंडीशन होती है उसकी कि वस्तु के द्वारा कब? जब वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रख दे तब वो जो कोण बनाए उसको कहेंगे कोण एल्फा। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जो है, आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करते तो m इक्वल टू हो जाता है सिंपल बीटा अपॉन एल्फा। और यहां बीटा को कह रहे हैं प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, पर बनने वाला कोण, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। दूसरा एल्फा लिया है और एल्फा को कह रहे हो वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। लेकिन ध्यान रखना वस्तु कहां रखी हो? जब वस्तु दीप पर रखी हो। वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण जबकि वस्तु कैपिटल डी पर रखी है, यानी वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये प्रतिबिंब भी यहां बन रहा है, वो भी किस पे मान के चले हम? कैपिटल डी डिस्टेंस पे। यानी आप ये मान के चले हो कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो कैपिटल डी डिस्टेंस पे बना है। तो प्रतिबिंब तो ये हो गया और प्रतिबिंब के द्वारा आंख का मतलब सी, तो आंख पर बनने वाला ये जो कोण है ये हो गया आपका बीटा, ये कोण बीटा हो गया। अब बात आएगी अल्फा कौन सा होना चाहिए फिर? अल्फा वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, लेकिन वस्तु ए भी है। अब आप कहोगे वस्तु के द्वारा भी यही बीटा कोण बन रहा है, लेकिन यहां से नहीं है। हमने कहा है वस्तु कहां रखी हो? जब डी डिस्टेंस पे। तो अगर इतनी को मैं यहां रख दूं, यानी वस्तु की जितनी है उतना मैं अगर यहां पे ऐसे दिखा दूं कि ये वस्तु अगर होती तो ये जो कोण बनाती, तो इस कोण को अल्फा कहते हैं। आप चाहो तो इस चीज को अलग से बना सकते हो कि वस्तु अगर आप ए बी ले रहे हो, ए बी वस्तु लेकर के ऐसे करके आंख पे कोण दिखा रहे हो अल्फा, जिस कंडीशन में ये वाली डिस्टेंस को क्या कह रहे हो आप? डी कह रहे हो। तो ये चीज क्लियर रखनी है आपको। आवर्धन क्षमता के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, और देखिए लगभग हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ऐसे ही फॉर्मूला आना है, थोड़ा बहुत चेंज होना वो मैं बता दिया करूंगा क्लियर करके। आप प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला कोण, वस्तु के द्वारा बनने वाला कोण, बस ध्यान ये रखना है वस्तु कहां रखी है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब क्या होगा साहब? अब केवल बीटा और अल्फा की वैल्यू निकाल करके यहां पुट करना है, बाकी हमारा काम हो जाएगा। और बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे tan थीटा में, क्योंकि आंख पर बनने वाले कोण छोटे कोण होते हैं, और कोण जब छोटे होते हैं तो अल्फा को tan अल्फा या फिर जैसे थीटा को sin थीटा, थीटा को tan थीटा लिखा जा सकता है। तो अब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा,
अब tan अल्फा अगर आप निकालोगे तो देखो बेटा ध्यान दो, AB अपॉन कैपिटल D, AB अपॉन कैपिटल D, सही है। दूसरा tan बीटा, और बीटा हो जाएगा tan बीटा, और tan बीटा लोगे। अब बीटा निकालने के दो तरीके दिख रहे हैं आपको, एक बड़े त्रिभुज से एक छोटे त्रिभुज से। भाई अगर आप ऐसे करके ये वाला लोगे तो बड़े वाले त्रिभुज से भी बीटा आ जाएगा, क्योंकि कोण तो यही है, और इसी चीज को आप छोटे वाले से भी निकाल सकते हो क्योंकि कोण तो यही। ऐसे करके है, सिंपल सी सिचुएशन दिख रही है। अब चाहे तो इस वाले से निकाल दो, चाहो तो इस वाले से निकाल दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा छोटे वाले त्रिभुज से निकालना। और यही की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं। आपको सब बड़ी वाली से नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, फिर तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और ज्यादा काम करना चाहते हो तो वहां से कर लेना, कम काम करना चाहते हो तो छोटे से कर लेना, ठीक है। तो जब भी हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल से निकालेंगे, तो छोटे वाले ट्रायंगल से निकालोगे तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, हो गया भाई। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा करके m में पुट कर दीजिए, तब आपका m इक्वल टू हो जाएगा m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू है AB अपॉन AC, और अल्फा की वैल्यू है AB अपॉन D। AB से AB कैंसिल आउट और D चला जाएगा ऊपर। अब इनकी वैल्यू लगाएंगे विद साइन, और दूरी का साइन कन्वेंशन जो था वो वही है जो लेंसों में तुमने पढ़ा है। साइन कन्वेंशन क्या था? चिन्ह परिपाटी क्या थी? चिन्ह परिपाटी ये थी कि जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाएंगी वो धनात्मक, और उसके विपरीत दिशा में नापी जाएंगी वो ऋणात्मक। जो मुख्य अक्ष के ऊपर ली जाएंगी वो धनात्मक, और जो नीचे ली जाएंगी ऋणात्मक। लेकिन यहाँ तो हमें दो चीज दिख रही है, बस D और AC, AB तो हमारा कट गया, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब D क्या था? वास्तव में D यहाँ से यहाँ तक का था ये, तो अब आपतित किरण तो इधर जा रही है, और ये दूरी भी इधर ही नापी जाती, तो D भी नेगेटिव। इधर बात आएगी AC भी नेगेटिव, लेकिन AC को क्या कहेंगे? AC वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी होती है U। इसका मतलब आप m लिखोगे तो m इक्वल टू माइनस के D अपॉन माइनस का U, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m इक्वल टू आपका आ गया D अपॉन U। तो ये जनरल फॉर्मूला आपके पास सॉल्व होकर के आ गया। कौन सा फॉर्मूला आया है? जनरल फॉर्मूला। अब आप सॉल्व करना चाहते हो, उसे फोकल लेंथ के टर्म में लाना चाहते हो, तो लेंस फॉर्मूला लगा दो। तो पहली कंडीशन फर्स्ट, जब प्रतिबिंब D पर बनता है, यानी हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो D पे बन रहा है, तो D पे प्रतिबिंब बनेगा तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यहां से D पे प्रतिबिंब बनना है, तो D पे प्रतिबिंब बनाने के लिए अब फोकल लेंथ उत्तल लेंस की पॉजिटिव ली जाती है, और प्रतिबिंब आपका इस साइड पे बनना है, यानी जिधर वस्तु है तो वस्तु की दूरी भी नेगेटिव और प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव। इसका मतलब 1/f इक्वल टू 1/v की जगह पे माइनस का D, और माइनस 1/u माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस का u। हमें यहां से क्या करना है? 1/u की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर चला जाएगा, तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/d। समीकरण नंबर इसको मान लेना 1, और 1/u की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। समीकरण 1 से तो m इक्वल टू d अपनी जगह पे, और 1/u की जगह पे ये दोनों आ जाएंगे 1/f प्लस 1/d, और d का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले d का d में कर रहा हूं तो d से d कट के बना गया, और ये 1 प्लस d अपॉन f आ गया। तो ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया है, लेकिन कब? जब प्रतिबिंब कहां बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा है। अब दूसरा केस, क्योंकि सेकंड केस में क्या हो सकता है भाई? प्रतिबिंब हमारा अनंत पे बन सकता है, तो सेकंड केस, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो
तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो क्या सिचुएशन होगी भाई, 1/f इज इक्वल टू 1 अनंत, v की वैल्यू अनंत हो गई, और माइनस 1/u, माइनस का आएगा तो प्लस। अब अनंत अनंत भले माइनस का होता लेकिन ये तो जीरो हो जाता, और यहां से देखोगे तो u की वैल्यू किसके बराबर आ गई, f के बराबर आ गई। अब समीकरण 1 से m निकालोगे तो m बराबर हो जाएगा d/f। ये आवर्धन क्षमता आपकी आ गई जब प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है। तो ध्यान दीजिए, जब d पर बनना है तो 1 + d/f, और अनंत पर बनना है तो d/f। ठीक है, तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा दिख रहा है, वो ज्यादा है, क्योंकि उसमें 1 + d/f है और ये d/f है, तो 1 ज्यादा है ना उसमें। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो और इसमें भी कुछ थोड़ा सा ध्यान देकर के अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने का ध्यान रखना है और विद साइन उसको करना है। ये विशेष बात ध्यान रखिए, अल्फा जो होता है जब वस्तु d दूरी पर रखी जाती है तब जो कोण बनाती है आंख पर उसको अल्फा लेते हैं। चलिए ये कंप्लीट।